जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे अप्रोक्स 70 to 80%। स्टमक से पास हो जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे ब्लड में आएगा, ब्लड से हमारे लिवर में जाएगा, लिवर में प्यूरिफाई होगा। एक बार जैसे ये पूरे ट्यूब हो गया, ऊपर से कांटेक्ट किया, फिर फूड यहाँ पे डिपोजिट हुआ, रिलैक्स किया, कांटेक्ट किया, रिलैक्स किया, इस तरीके से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग पूरे डाइजेशन की बात करें कि सर हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे जाता है, बॉडी में किसके थ्रू जा रहा है, कहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सारी चीजें मैं आपको ऐसे अगर एक्सप्लेन करूं तो देखो, आपने जो फूड यूज किया आपके माउथ के अंदर गया, माउथ से वो आपके कहां पर एंटर करेगा, आपके ईसोफेगस में जाएगा, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। और ईसोफेगस के अंदर जाने के बाद वहां से स्टमक यानी कि हमारे पेट में जाएगा, और स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे अप्रोक्स 70 to 80%, और अप्रोक्स 5 to 6 आवर्स तक फूड हमारे स्टमक के अंदर टेम्पररी डिपॉजिट होता है, जहां पे उसका डाइजेशन चल रहा होता है। अब डाइजेशन 70-80% हो गया, उसके बाद वो फूड एंटर होगा स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर फूड का डाइजेशन कंप्लीट होगा, क्योंकि वहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। यानी कि फूड का डाइजेशन स्टार्ट कहां पे हुआ, हो तो जाता है माउथ से, माउथ में हुआ, वहां से इसोफेगस में गया, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला गया, और स्टमक में उसका 70-80% डाइजेशन हुआ। इसके बाद वो फूड स्टमक से पास हो जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल और पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, जो कि फूड का कंप्लीटली उसको डाइजेस्ट कर देंगे। यानी कि फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया। फिर वहां से जो यूजफुल मटेरियल होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे ब्लड में आएगा, ब्लड से हमारे लिवर में जाएगा, लिवर में प्यूरिफाई होगा, फिर वहां से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रेक्टम होता है जहां पे डिपॉजिट होगा, और एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ये हमारा होता है पूरा डाइजेशन। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, देखते हैं एक बार इसको। पहला दिया हुआ है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। सर पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होगा, देखो ये हो गया आपका इसोफेगस और ये हो गया आपका स्टमक, ठीक है। ये जो इसोफेगस हो गया, यहाँ पर जो फूड आते हैं वो फूड इजिली इसोफेगस से स्टमक तक पहुंच जाए, उसके लिए इसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होता है इस टाइप का। इस टाइप का मूवमेंट का मतलब ऐसा नहीं सर नागिन बन जाता है वहां पे, मूवमेंट कैसा होता है, एक बार जैसे ये पूरे ट्यूब हो गया, ऊपर से कांटेक्ट किया, फिर फूड यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, रिलैक्स किया, कांटेक्ट किया, रिलैक्स किया, इस तरीके से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता रहेगा, जिससे कि फूड इसोफेगस से हमारे स्टमक तक आसानी से पास हो जाए। कई बार होता है ना, हम लेट के खा रहे हैं तो भी हमारे स्टमक में जाता है, हम खड़े होके खा रहे हैं तो भी हमारे स्टमक में जा रहा है, हम बैठ के खाते हैं तो भी हमारे स्टमक में जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे स्टमक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हमारे पास मिलेगा स्टमक। स्टमक के अंदर एक ग्लैंड्स होगा जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना। ग्लैंड जानते हो ना, जहां से कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट होता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और यहाँ से क्या सिक्रीट क्या होता है, देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें आती है, एक तो HCl हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पेप्सिन, और एक हम यहाँ पर और याद रखते हैं म्यूकस, ठीक है ना। ये चीजें यहाँ से सिक्रीट होगी। सर काम क्या है, देखो पहले HCl की बात करें, बहुत ही खतरनाक है ये। HCl क्या करता है, जैसे आप जो फूड यूज करते हो या जो फूड यहाँ से ये स्टमक के अंदर आया हुआ है, तो ये आपने हो सकता है ऐसा खाने के साथ साथ में अगर प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन नहीं हुआ होगा, या आप रोड साइड से आप कुछ भी खाए होगे, तो उसके अंदर हो सकता है कई बार कि हमारे फूड में कोई पैथोजन हो सकता है, कोई बैक्टीरियल सेल हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरे फूड के साथ में यहाँ पर क्या होगा, जैसे स्टमक के अंदर फूड आएगा, तो आप याद रखना स्टमक के अंदर फूड में भी एक मूवमेंट होता है जिसको हम कर्निंग मूवमेंट बोलते हैं, और उस मूवमेंट के थ्रू आपके पूरे फूड में HCl अच्छे से मिक्स हो जाता है। और जैसे ही फूड में HCl मिक्स होगा और अगर उस फूड में कोई बैक्टीरियल सेल हुआ, वो HCl के कांटेक्ट में आया तो मारा जाएगा। मतलब खतरनाक इसीलिए बोला कि अगर कोई बैक्टीरियल सेल, कोई भी फॉरेन सेल, कोई भी पैथोजेनिक सेल जो आपको बीमार कर सकता है, अगर वो बैक्टीरिया के, अगर वो HCl के कांटेक्ट में आएगा तो HCl उस सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि है क्या ये,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और दूसरा काम क्या करता है, जैसे पेप्सिन हो गया, ऐसे बहुत सारे एंजाइम आपके स्टमक में होते हैं जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, तो उन सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम किसका होता है, HCl का। तो HCl के दो इंपॉर्टेंट काम हो गए सर, एक तो पैथोजन को मारेगा, बैक्टीरियल सेल को किल करेगा, और दूसरा काम ये हो गया कि किसी भी इनएक्टिवेटेड एंजाइम को ये एक्टिवेट करेगा, ठीक है ना, जिससे कि वो फंक्शनल हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग आते हैं कि सर देखो एक चीज तो ये भी है कि जो म्यूकस है, सॉरी ये जो HCl है, ये HCl अगर बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करता है, मान लो यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लो कि ये HCl है, दिख रहा होगा, ये HCl है। अगर ये HCl हमारी वॉल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हमारी सर स्टमक की वॉल को डैमेज नहीं करेगा? डरता है उससे? डरता उड़ता कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होगी, यानी कि पूरे स्टमक के अंदर, ठीक है, पूरे ही स्टमक के अंदर यहाँ पर इस तरीके से एक म्यूकस मेम्ब्रेन बन जाएगी, और जैसे ही HCl इस म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, HCl का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है। तो देखो हमें आ गया पेरिस्टालसिस मूवमेंट, सर इसोफेगस में होगा, जिससे कि फूड यहाँ पे स्टमक में पहुंचे। गैस्ट्रिक ग्लैंड में HCl होगा, क्रिएट एसिटिक मीडियम फॉर एंजाइम पेप्सिन किल बैक्टीरिया एंड जर्म, बैक्टीरिया जर्म को किल करेगा और इनएक्टिवेटेड एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। और पेप्सिन का काम क्या होगा, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, यानी कि फूड के अंदर जो भी प्रोटीन होगा उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका होगा, पेप्सिन का। सर म्यूकस आ गया है तो समझ में हमें कि म्यूकस HCl से प्रोटेक्ट करता है हमारी इंटेस्टाइन की वॉल को। अगर HCl डायरेक्ट हमारे स्टमक की वॉल के कांटेक्ट में आएगा तो हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है, इसलिए पूरे स्टमक के ऊपर क्या मिलेगा, एक म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद हमारा फूड कहां में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर क्या होगा, डाइजेशन जो होता है, ये याद रखेंगे हम लोग, डाइजेशन कंप्लीट तो यहीं पर ही होगा, ठीक है ना। डाइजेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। सर यहाँ पर ही डाइजेशन क्यों कंप्लीट हो रहा है, स्टमक में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल और पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए फूड यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद ये फूड कहाँ पे पास हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में वही फूड आएगा जो अनडाइजेस्टेड होगा, जिसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, जो यूजफुल मटेरियल था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में चला जाएगा, और जो वेस्टेज है वो कहां पर आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वेस्टेज के साथ साथ में वाटर भी होगा, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कहां पर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो वेस्टेज होगा फूड का वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। देखो अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, स्मॉल से एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, और इस वेस्टेज से, इस वेस्टेज के अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो फूड कहां पे, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट रेक्टम में ये डिपॉजिट होता है, और फिर जैसे रेक्टम फुल होगा तो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है ना। ये हो गया एनस। क्या होता है, एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाया एनस इज रेगुलेटेड बाय एनस स्फिंक्टर, इसकी ओपनिंग को हम लोग एनस स्फिंक्टर बोलते हैं। इसके थ्रू फूड जो वेस्टेज होगा फूड का वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये हो गया हमारा पूरा डाइजेशन। मतलब सर जो काम की चीजें थी वो हमारी बॉडी में आ गई, और जो वेस्टेज था वो एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया। देखो प्रोटीन किससे बना होगा, अमीनो एसिड। आपको इसमें क्या दिखा, प्रोटीन क्या, देखो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, अमीनो एसिड सिंपल है। मतलब प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से। कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, ग्लूकोज से। और फैट किससे बना है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, ठीक है। चलो ये हो गया। हम आगे थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर 3 टाइप के ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा हुआ है। एक हर्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनिवोरस क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर ये तो हमें पता है। हर्बीवोरस का मतलब क्या होगा, जो केवल और केवल प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। मतलब जैसे गोट हो गया, काऊ हो गया, ठीक है, रैबिट हो गए, जो केवल और केवल प्लांट यूज करते हैं, ग्रास खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे। देखो लॉन्गर
हर्बीवोरस बोलेंगे हमारे पास हो गया लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज व्हिच इज हार्ड टू डाइजेस्ट एंड रिक्वायर मोर टाइम टू ब्रेक डाउन एंड गेट्स एब्जॉर्ब। ठीक है ना, यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, हर्बीवोरस का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, यानी कि केवल वो ग्रास खाते हैं, बाकी दूसरा किसी एनिमल्स को, इंसेक्ट को नहीं खा रहे, वो केवल ग्रास खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। और आपको पता है कि अगर हम प्लांट्स को, या हम जो होता है कि हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम प्लांट्स पार्ट्स खा रहे हैं, तो प्लांट्स के सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए क्या होगा, जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया काऊ, रैबिट, गोट, ये सब हर्बीवोरस है, तो इनके बॉडी में जो इनका इंटेस्टाइन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो लार्ज साइज का होगा, क्योंकि इनको फूड डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर इंटेस्टाइन बड़ा होगा तो फूड इजी, मतलब बोलता कि फूड आराम आराम से पास होता रहेगा आगे की तरफ, और इंटेस्टाइन बड़ा होगा तो फूड उसी में रोटेट करेगा और डाइजेशन प्रॉपर करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए हर्बीवोरस के अंदर क्या होगा, सीधा याद रखेंगे, हर्बीवोरस का मतलब जो केवल और केवल ग्रास यूज करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए इनको ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़े साइज के चाहिए होगा, क्योंकि इस फूड में सेलुलोज होता है। एग्जांपल में काऊ, रैबिट, गोट, बफेलो, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है सर, कार्निवोरस क्या होगा, देखो कार्निवोरस वो है जो हर्बीवोरस को खाते हैं, मतलब जैसे टाइगर हो गया, ह्यूमन है, किसको खा रहे हैं, काऊ, रैबिट, गोट, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, लायन, टाइगर, ह्यूमन, ये क्या है, जो हर्बीवोरस के लिए डिपेंड होते हैं, किस पे, प्लांट के ऊपर, सॉरी हर्बीवोरस पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। तो कार्निवोरस जो बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन है, जो फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। और इनका स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आप हर्बीवोरस से कंपेयर करोगे तो शॉर्ट होता है। आप यहाँ पर देखो बना हुआ, ये कार्निवोरस का इंटेस्टाइन है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, विजिबल नहीं था, ये कार्निवोरस का है, देखो छोटे साइज का है। क्यों ऐसा, क्योंकि कार्निवोरस यानी कि जो बोलते हैं ना कि एनिमल्स अगर कोई खा रहा है, कोई एनिमल्स दूसरे एनिमल को खा रहा है, तो मीट को, चिकन को, इसको डाइजेस्ट करने में टाइम कम लगता है, इसलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट है। बट अगर हम लोग हर्बीवोरस की बात करें, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, रैबिट्स हो गए, इनके अंदर बात करिए क्या करते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं, लीफ खाते हैं, और इसके अंदर क्या होगा, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए इनका कैसा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज साइज का होगा। एक और आता है ओमनीवोरस, क्या होगा, देखो हर्बीवोरस का मतलब सर जो प्लांट्स खाएंगे, कार्निवोरस का मतलब जो हर्बीवोरस को खाएंगे, ठीक है, रैबिट हो गया, गोट हो गया, इसको खाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। सर ओमनीवोरस क्या है, जो दोनों को खा सकते हैं, दोनों यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने क्या बोला, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स एज फूड, वो क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन की बात कर ले, ह्यूमन को आप क्या बोलोगे, क्या प्लांट्स नहीं खाते, ह्यूमन वेजिटेबल्स भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, ठीक है ना, और दूसरे एनिमल को भी ह्यूमन खाता है, यानी कि ह्यूमन किसके अंदर आएगा, ओमनीवोरस के अंदर आएगा। जो केवल प्लांट खाएगा हर्बीवोरस, जो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे वो कार्निवोरस, और जो दोनों को खा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। ठीक है।